हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम बात करेंगे जो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति जारी करता है वो क्या है। आपके सिलेबस में स्पष्टतया लिखा है मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति पूरे भारत में एक ही संस्थान जारी करता है, वो है आरबीआई। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मौद्रिक नीति क्या है। देन इसके अलावा आपका जो पूरा चैप्टर है मौद्रिक नीति से लेकर रेपो, रिवर्स रेपो और बाकी जो एसएलआर, सीआरआर है वो भी आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि जो पिछले वीडियो हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, क्योंकि अगर आप पिछले 2 वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो इसे समझने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। खासकर डिमांड एंड सप्लाई वाला सिद्धांत आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये सिद्धांत आपका क्लियर है तो फिर यकीन मान के चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आज का लेक्चर क्लियर करने में। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले मैं मौद्रिक नीति की चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मौद्रिक नीति को लेकर हम बहुत सारी समझ तो अपने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में बना चुके हैं। आज एक तरीके से उसका फ्रेमवर्क ही हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो मौद्रिक नीति कोई टफ पार्ट नहीं है। अगर आपने आरबीआई के पिछले 2 लेक्चर देखे तो फिर बड़ी ही आसानी से आप समझ पाएंगे। फिर भी एक डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके। कुल मिला के यहाँ पर यह है कि आपने अक्सर सुना होगा कि आरबीआई हर 3 मंथ में एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है, और उसमें आपको जो चीज़ देखने को मिलती है वो यही कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके दाम बढ़े या घटे, और भी कुछ प्लानिंग होती है वो लेकर आती है। और मौद्रिक नीति किसी भी देश का कौन लेकर आता है? सेंट्रल बैंक। जैसे कि हमारे देश में आरबीआई है, वैसे हर देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है, और किसी भी देश की इकोनॉमी में वहाँ की मौद्रिक नीति का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि मौद्रिक नीति ही तय करती है कि देश में महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी, रोजगार बढ़ेंगे कि घटेंगे, उत्पादन बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो अब हम समझते हैं कि मौद्रिक नीति के पहलू कौन कौन से हैं जिसके जरिए आरबीआई जो है वह देश में ब्याज की दरों को खासकर कंट्रोल करती है और दाम में बढ़ोतरी और घटोतरी करती हैं। देखिए, आपने जान भी रखा है इनके बारे में और लगभग मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। वास्तविकता में ये जो आप देख रहे हैं 5 पॉइंट, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, और सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर, और बैंक दर, ये जो 5 यहाँ पर टर्म्स आपको दी गई हैं, इन्हीं टर्म्स के माध्यम से आरबीआई देश में अपनी मौद्रिक नीति क्या करता है? बनाता है। और मौद्रिक नीति में खासकर इन्हीं जो टर्म्स दे रखी है, इन्हीं की दरें या तो बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, और इनकी दरों के बढ़ने घटने से देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, और यही तय करता है कि देश में महंगाई बढ़ेगी घटेगी, रोजगार वगैरह सारी चीज़ें डिसाइड होती है। हालांकि मौद्रिक नीति स्पष्ट रूप से कैसे फ़र्क डालती हैं ये हम समझेंगे इस वीडियो में थोड़ा सा आगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के बारे में अच्छे से बता चुका हूं, और आशा करता हूं कि आप इनके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इनके बढ़ने और घटने से देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ही आज आपकी मौद्रिक नीति अच्छे समझ में आ पाएगी। तो एक बार आप रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को अच्छे से ज़रूर जान लें। इसके अलावा मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि सीआरआर किसे कहते हैं, एसएलआर किसे कहते हैं, और बैंक दर किसे कहते हैं। ये जब मैं आपको तीनों समझा दूंगा उसके बाद आपकी मौद्रिक नीति आसानी से क्लियर हो जाएगी। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आपको ज़रूर पता होगा कि जो आपका रेपो दर होता है उसमें क्या होता है कि अगर किसी बैंक को लोन चाहिए, ठीक है, तो वो लोन किससे लेता है? आरबीआई से लेता है। और आरबीआई से जो लोन लेता है उस लोन के लिए जो रेट लगता है, ये इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, उसे हम कहते हैं रेपो दर। और कभी कभी ये स्थिति बनती है कि बैंक को अपना पैसा आरबीआई के पास में जमा करवाना पड़े, और इस जमा करवाने पर उसे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो दर। इसके प्रभाव क्या हैं ये हम चर्चा कर चुके थे। आपकी समझ के लिए मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर बता दिया है कि रेपो, रिवर्स रेपो क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे खासकर इनके बारे में, एसएलआर, सीआरआर और बैंक दर। चले तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। देखिए,
जो SLR और CRR है, इनमें कॉमन जो चीज़ें मैं पहले आपको बता देता हूँ वो ये कि इन दोनों में ही भारत की जितनी भी बैंकें होती, सभी बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको RBI से लाइसेंस मिला है, उन सभी बैंकों को अपनी कुल राशि का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है। मतलब ऐसा होता है, दोनों में एक ही चीज़ है, हालांकि तरीका अलग है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए कि इन दोनों में एक चीज़ जो कॉमन निकल कर आती है वो ये कि कोई भी बैंक है उसके पास में जितनी भी राशि, चाहे वो 10 लाख करोड़ हो चाहे 10 लाख हो, उसमें से RBI ने अगर कुछ परसेंटेज फिक्स कर रखा है कि इतना प्रतिशत या इतना हिस्सा आपको हमारे पास रखना पड़ेगा, तो उतना हर बैंक को रखना पड़ता है। दोनों में यही चीज़ कॉमन होती है, SLR और CRR। अब ये अलग अलग तरीका क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ आगे, लेकिन एक कॉमन चीज़ ज़रूर याद रखें कि इन दोनों के तहत ही बैंक अपनी कुल राशि का निश्चित हिस्सा RBI के पास रखता है। अब हम समझते हैं कि SLR या CRR क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर के पहले क्या बताया कि इसके तहत RBI के पास में कुछ निश्चित हिस्सा रखना पड़ता है। तो नगद आरक्षित अनुपात इससे क्लियर होता है कि जो बैंकें हैं उनको अपना जो कुछ हिस्सा है वो क्या करना पड़ेगा, कैश रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है, प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो रखना किस में पड़ेगा, आपको कैश में रखना पड़ेगा। यानी कि आपके पास जो भी धनराशि है उस धनराशि का जो भी, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 10 रुपये की नोट क्या करना पड़ेगा, आपको RBI के पास में रखना पड़ेगा। यानी कि कैश रिजर्व रेशो में आपको क्या करना पड़ेगा, नगद के रूप में रखना पड़ेगा, दूसरे फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। अब ऐसा किया क्यों जाता है ये भी ज़रूरी है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की ज़रूरत महसूस हो तो बैंक को पैसा चुकाने में दिक्कत ना हो। देखिए, कॉमन चीज़ क्या होती है कि किसी भी बैंक जो होती है, कोई भी बैंक है, इस बैंक में जमाकर्ता जो भी होते हैं, जैसे आमतौर पर हम लोग होते हैं या अधिकांश लोग बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, और जो लोन लेने वाले होते हैं इनको लोन बैंक इन्हीं के पैसों में से देता है। आवश्यकता पड़ने पर वो RBI के पास जाता है। अब मान लेते कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि बहुत सारे लोग अचानक से बैंक के पास में आ जाए और कह दे कि हमें तो हमारा पैसा निकालना है। ऐसी कंडीशन में क्या हो कि बैंक दिवालिया घोषित ना हो जाए या बैंक बंद ना हो जाए, ऐसी कंडीशन को संभालने के लिए कुछ राशि RBI के पास रखनी पड़ती है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो RBI से वापस लेकर वो जमाकर्ताओं का पैसा चुका सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना चाहिए। ऐसा रखने के पीछे एक ही कारण है कि जब कभी बैंक दिवालिया हो, दिवालिया यानी कि बैंक ने ऐसा किया, मान लेते हैं बहुत सारे लोगों को उसने लोन बांट दिया, लेकिन उधर से लोन वाला लोन चुकता किया नहीं, बैंक अपना खुद का पैसा तो बनाता है नहीं। ऐसी कंडीशन में बैंक ने तो किसी और का कर्जा ले रखा था, यानी कि आम लोगों का पैसा है वही तो लोन में दिया है। अब वही लोन में दिया वही वापस ना आएगा तो आम लोगों का पैसा क्या चुकता करेगा। ऐसे में बैंक कह दे कि हम तो दिवाली हो गए, हमारे पास कोई पैसा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में RBI ने नॉर्म जारी कर रखा है कि किसी भी व्यक्ति को दिवालिया होने पर न्यूनतम अधिकतम 1 लाख रुपए उसे बैंक को देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 5,000 रुपये जमा कराया तो भी 1 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा नहीं। अधिकतम चाहे आप 10 लाख रुपए जमा करवा देंगे तो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, 5,000 कराए तो फिर 5,000 ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ना सोचिएगा कि 5,000 कराए तो भी 1 लाख मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको CRR समझ में आ गया होगा, ओके। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई बैंक है और इस बैंक की कुल संपत्ति कितनी है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए में से उसे ऐसा मान लेते हैं हम कि 3,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, RBI के पास में जमा करने पड़ेंगे। आगे बात आपको समझ में यहाँ तक कि कुछ निश्चित राशि वो RBI उस बैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अलावा जो कैश रिजर्व रेशो होता है उसमें एक चीज़ ये होती है कि अभी वर्तमान में नगद आरक्षित अनुपात 3% है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि कोई भी बैंक अपना जो पैसा RBI के पास में रखता है उससे 3% का ब्याज भी मिलता है। ये भी बात याद रखिएगा आप कि ऐसा नहीं होता है इसमें कि अगर RBI के पास में पैसा रखा हुआ है 3% का उस पैसे पर इन्हें ब्याज भी मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कैश रिजर्व रेशो। अब उसके बाद में यहाँ पर हम और चीज़ें देखें
तो ये एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से रिजर्व बैंक बिना रेपो रेट में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है, क्योंकि CRR बढ़ाए जाने की स्थिति में बैंकों को अपनी नकदी का ज़्यादा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा और उनके पास ऋण के रूप में देने के लिए रकम कम रह जाएगी। अब यहाँ पर दो चीज़ के लिए CRR रखा गया, वो आप इस चीज़ को समझिए। पहला तो ये कि अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो पैसा चुकता करना हो उनका, और दूसरा ये कि यहाँ पर लिखा है कि तरलता कम करने के लिए। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको तरलता का मतलब ज़रूर पता होगा। तरलता का मतलब कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाए, ठीक है, मार्केट में क्या हो, ज़्यादा पैसा आ जाए। लिक्विडिटी अगर बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो मार्केट में से जब नोट कम करना हो तो इसी कंडीशन में क्या करेगा, इनको कहेगा कि आप 3000 नहीं है, अब आपको क्या करना है, 10,000 रुपये हमारे पास में रखना है। तो कुल मिला के जब यहाँ पर बैंकों से पैसा उठकर RBI के पास में चला जाने लग जाएगा तो बैंक क्या करेंगे, लोन भी कम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास जो राशि थी उसका अधिकतम हिस्सा था, अब उन्हें RBI के पास में रखना पड़ रहा है। और जब RBI के पास में रखेंगे तो ये आप समझ ही जाएंगे कि 7,000 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा रखने पड़ रहे हैं RBI के पास में यहाँ पर, और 7,000 का वो कम लोन देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो बात लिखी हुई इसका मतलब समझिए आप कि यहाँ पर CRR बढ़ाए जाने की स्थिति में बैंकों को अपनी नकदी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा RBI के पास रखना होगा और उनके पास ऋण के रूप में देने के लिए कम रकम रह जाएगी, और वर्तमान में कितना है, 3% है। तो आपको चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी कि CRR किसे कहते हैं। कुल मिला के नगद के रूप में कुछ राशि जो है वो RBI के पास रखनी पड़ती है, सभी बैंकों को रखनी पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। अब ये तो एक तरीका हो गया है, लेकिन दूसरा तरीका होता है आपका सांविधिक चल निधि अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे इन शॉर्ट कहते हैं SLR। अब इसमें क्या फ़र्क है वो समझते हैं हम। देखिए यहाँ थोड़ा सा फ़र्क अलग है कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रतिदिन के कारोबार के बाद नगद, सोना या और है ना सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश के रूप में एक निश्चित धनराशि रिजर्व बैंक के पास रखना होती है। इसका इस्तेमाल किसी भी आपात देनदारी को पूरा करने में किया जाता है। वह रेट जिस पर यह पैसा सरकार के पास रखते हैं SLR कहलाता है, और इसके तहत कुल देनदारी में अनुपात में सोना सरकारी अनुमोदित बॉन्ड्स के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है इतना ज़रूर होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको एक कॉमन चीज़ समझाता हूँ। हमेशा याद रखिए कि जो पैसे का मूल्य या रुपया जो मैं बताता हूँ, रुपये का मूल्य समय के साथ घटता है, ये फिक्स है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुल मिला के एक टाइम पर 1 रुपये किलो का घी आता था, वही घी आज 500 रुपये किलो में आता है। अब आप देखेंगे घी में कोई फ़र्क नहीं आया, चाहे वो गाय का उस टाइम पे भी बन रहा था, आज भी बन रहा था, आज भी 1 किलो है, लेकिन यहाँ पर रुपये की वैल्यू कितनी घट गई, 500 रुपये घट गई, और आने वाले टाइम में ज़रूर महंगा होगा। इसमें क्या होता है कि रुपये का जो मूल्य होता है, मैं रुपया नहीं मुद्रा कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, हर देश में हर वातावरण में जो मुद्रा होता है समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। शायद आपने एक ज़माने में 10-15 रुपये में मेला ज़रूर किया होगा, लेकिन आज 10-15 रुपये कुछ भी नहीं होते। मेले में अगर आप 500 रुपये भी लेके जाए तो भी कम पड़ते हैं। तो समय के साथ क्या होगा कि जहाँ पर 15 रुपये मेले के लगते थे आज 500 रुपये लग रहे हैं। रीज़न क्या है, वस्तुएं महंगी होगी, और जब वस्तुएं महंगी होती तो इसका मतलब क्या है, इसका मूल्य कम हो रहा है। अब होगा क्या कि अगर सारी बैंकें अपना रुपया अधिकांश हिस्सा अगर कैश के रूप में रखेंगे और भविष्य में कभी लेने जाएंगे तो उसका मूल्य हमेशा कम होता है। हालांकि बैंक अधिकांश कंडीशन में दिवालिया नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी रुपया रखा है उसका मूल्य क्या होता है, कम होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत कम वो रखते हैं कैश रिजर्व रेशो में, बाकी को वो किस में रखवाते हैं आरबीआई वाले, या तो आप सोने के रूप में रखो इसे, या नगद यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार इसे हम कह सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रखो, और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। देखिए मैं आपको दो चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पर। पहला तो ये कि सोना है, सोने का दाम समय के साथ बढ़ता है। कुछ समय पहले ही सोना लगभग 40 पे था, आज 50,000 पर है और आने वाले समय में 60,000 पर होगा भविष्य में है। तो अब यहाँ पर अगर उन्होंने सोना भी रखा है तो 20 साल में जो सोना उन्होंने 10,000 रुपये का रखा होगा वो 20 साल बाद स्वाभाविक सी बात 30,000 का हो जाएगा। तो उनके पड़े पड़े यहाँ पर क्या होगा, सोने का मूल्य अपने आप बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा में भी क्या होता है, खासकर वो डॉलर में रखेंगे, और आपको पता है कि डॉलर का मूल्य भी रुपये के मुकाबले बढ़ रहा है धीरे धीरे।
क्योंकि अगर आज $1 बराबर उन्होंने 60 रुपये के हिसाब से जमा किए होंगे तो भविष्य में वही $8 आज 75 का हो गया, और कभी उन्हें निकालने की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू बढ़ रही है। कुल मिला के कैश में ना रखने का रीज़न ये होता है अधिकांश पैसा, उसका कारण है कि रुपये का कैश का मूल्य तो घटता है, बाकी सोना हो या विदेशी मुद्रा भंडार हो उनका मूल्य क्या है, बढ़ता है। अब दो टर्म्स है आपके सामने यहाँ पर, एक तो सरकारी प्रतिभूति और दूसरा बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं ये हम समझते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, आगे भी काम आएगा। देखिए बैंक जो हैं उसमें वे SLR किन प्रकार से रख सकते हैं, है ना, 3 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो वो किस प्रकार में रखेंगे, सोना, दूसरा फॉरेक्स और तीसरा आपका सरकारी प्रतिभूति। अब ये 2 चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, मैंने कारण भी आपको बता दिए कि सोने का मूल्य भी बढ़ता है और जो फॉरेक्स में रखा है उसका मूल्य भी समय के साथ बढ़ता है। अब ये सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन्हें मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सरकारी प्रतिभूति मोस्टली 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो ट्रेजरी और दूसरा डिबेंचर। ये टर्म्स आगे भी आएगी तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सरकारी प्रतिभूति आमतौर पर क्या होता है कि सरकार ने कागज़ लिखा, ठीक है, और इस कागज़ में यहाँ पर एक तरीके से आप मान लें तो भारत सरकार की तरफ से कागज़ है, और यहाँ पर इसमें उसने ऐसा लिख दिया कि हमें 18 लाख रुपए चाहिए, ओके। और जब ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, कागज़ के फॉर्म में होते हैं, और ये तब जारी किए जाते हैं जब सरकार को RBI से उधार लेना हो। ये बात आप समझिए कि सरकार को भी अगर उधार लेना हो तो RBI से उधार लेना पड़ता है, RBI उसे फ्री में नहीं देता है। जब सरकार को अगर उधार लेना हो, क्योंकि कंडीशन ऐसी आ जाती देश में, जब सरकार के पास पैसा ना हो तो RBI से उधार लेती है। जब सरकार को RBI से उधार लेना हो तो वह क्या जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है। सरकार इसमें क्या करती है कि एक तरीके से एक पूरा कागज़ जारी करेगी, इस कागज़ पे लिख देगी कि हमें 18 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर जो भारत सरकार के आधिकारिक जो भी प्रमाण पत्र वो सब लगाकर, जैसे कि आपने स्टाम्प देखा है वैसे ही ये बनता है। 18 लाख रुपए ये किसको देंगे, RBI को देंगे, रुपए नहीं, ये कागज़ RBI को दे देंगे, प्रमाण पत्र, ओके। और 18 लाख रुपए जो RBI होगा वो किसको दे देगा, सरकार को दे देगा। हालांकि जो ट्रेजरी होती हैं इसमें क्या होता है, कोई ब्याज नहीं लगता है, लेकिन ये है कि 18 लाख रुपए जब देगा तो सरकार कहेगी कि हम 2 साल बाद आपको वापस 18 लाख रुपए दे देंगे। ये चीज़ ये दर्शाता है कि सरकार के अधीन भी नहीं है RBI, और अगर सरकार को लेना पड़ा तो सरकार को एक तरीके से ये जो पूरा कागज ये क्या है, एक दायित्व है, और ये दायित्व क्या दर्शाता है कि सरकार वापस से पैसा देगी। मान लेते हैं, वही वाली बात है ना, प्रोमिसरी नोट सुना होगा आपने, अगर सरकार ऐसा ना करे और कह दे कि आज दे दो हम कल दे देंगे, फिर कल को बोले कि कौन से पैसे तुम्हारे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो, समस्या ना हो तो ऐसा किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, है ना। हालांकि ये तो उसका एग्जाम्पल है, जैसे इसमें ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, ऐसा पूरा ट्रेजरी बिल जारी होगा और ये RBI के नाम से जारी हो जाएगा, जिसमें लिख देंगे कि हमें इतनी धनराशि चाहिए, और ये RBI के पास में पड़ा रहेगा और सरकार को जो भी धनराशि वो क्या होगी, मिल जाएगी, ये धनराशि मिल जाएगी यहाँ पर। तो एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर पैसा रख दिया। वैसे ही दूसरा होता है डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर का मतलब होता है ये भी सरकार जारी करती है, ओके। ट्रेजरी भी सरकार जारी करती है और डिबेंचर भी सरकार जारी करती है। डिबेंचर का फ़र्क ये होता है कि सरकार इसमें जो पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकता है, ओके। जैसे कि यहाँ पर प्रीमियम प्राइस बॉन्ड, इसे बॉन्ड भी कहते हैं और डिबेंचर भी कहते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है आप ध्यान से सुनिए। ट्रेजरी आपको समझ में आ गया, जब गवर्नमेंट को RBI से उधार लेना हो तब वो क्या करेगी कि ऐसा एक कागज़ बनाएगी, RBI को दे देगी और कहेगा कि हमें इतनी राशि दे दो, RBI ने दे देगी, और निश्चित समय के लिए होता है। लेकिन डिबेंचर भी एक सरकारी प्रतिभूति होती है, उसमें भी सरकार कुछ ऐसा बनाएगी, और लेकिन यहाँ पर जो सरकार उधार लेगी वो किसी प्राइवेट कंपनी से भी ले सकती है। मान लेते हैं कि सरकार को राशि चाहिए, कल से वो मुकेश अंबानी को ऐसा डिबेंचर जारी करेंगे और कहेंगे कि हमें 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन इसमें सरकार को देना पड़ेगा ब्याज, क्योंकि प्राइवेट है। तो आप हमें 2 लाख करोड़ दे दीजिए, कल हम आपको 2,15,000 करोड़ दे देंगे। या सिंपल शब्दों में समझें तो आज आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, ब्याज के रूप में हम आपको 2 साल बाद 15,000 रुपये दे देंगे। तो जो डिबेंचर होते हैं वो किसको जारी किए जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रेजरी का मामला सिर्फ RBI और गवर्नमेंट के बीच में होता है। अब यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ गई होगी, इसको आप ज़रूर समझिएगा अच्छे से।
तो थोड़ा सा और मैं क्लियर आपको कर देता हूँ यहाँ पर कि कुल मिला के, है ना, ट्रेजरी, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में ही जारी होगी, लेकिन जो डिबेंचर हैं वो गवर्नमेंट और किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बीच में जारी हो सकेगा। इसके बाद में यहाँ पर लगेगा ब्याज, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा ब्याज। ये फ़र्क होता है दोनों में। अब हमने पीछे जो पढ़ा था वो क्या था कि बैंकों को कुछ राशि, है ना, जो मैं आपको समझाना चाहता था वापस लौटता हूँ, बैंकों को कुछ राशि सरकारी प्रतिभूति के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से वहाँ पर क्या होगा कि जो आरबीआई है वह जारी करेगा ऐसा ही एक प्रकार का बॉन्ड जारी करेगा, और उसमें क्या कहेगा कि वो जो बॉन्ड रहेगा वो बॉन्ड तो दे देगा वो किसको, बैंकों को दे देगा, और उनकी राशि अपने पास रख लेगा। एक तरीके से आप इतना समझिए कि एक तरह का कागज है जो ये दर्शाता है कि हाँ आपका पैसा उनके पास में पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, जैसे कि एसबीआई है, तो एसबीआई के लिए आरबीआई क्या करेगा, पूरा ऐसा एक बॉन्ड बनाएगा, यानी कि सरकारी प्रतिभूति बनाएगा, यहाँ पर लिख देगा जो कुछ, और कह देगा कि 10 लाख रुपए हम किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास में रखते हैं, चाहे वो पैसा उन जो एसबीआई है उसके खुद के घर पर ही पड़े हो, घर से मतलब उस बैंक की शाखा में पड़े हो, लेकिन अगर उसने ऐसा लिख कर दे दिया कि 10 लाख रुपए हम सरकारी प्रतिभूति के रूप में आरबीआई को दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि 10 लाख रुपए चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, इसमें से 1 रुपये को भी वह बैंक हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ, भविष्य में अगर आरबीआई वापिस से बेचना चाहे तो बेचकर इसे वापिस से उन्हें देकर 10 लाख रुपए ले सकता है, लेकिन जब तक वो बॉन्ड अगर या सरकारी प्रतिभूति आरबीआई के नाम से बना हुआ 10 लाख रुपए का, तब उन 10 लाख रुपए में से 1 रुपया भी क्या नहीं हो सकता, खर्च नहीं हो सकता। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि जो एसएलआर है इसमें किस प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। मैं यहाँ पर एक बार वो समझा देता हूँ। एक तो आप सोने के रूप में रख लो, गोल्ड, दूसरा फॉरेक्स के रूप में रख लो, और तीसरा सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख लो। तो इसमें क्या होता है, कुछ राशि वह गोल्ड के रूप में रखता है, कुछ फॉरेक्स के रूप में रखता है, और कुछ सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखता है। इसमें एक फ़ायदा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम नहीं होगी, गोल्ड भी बढ़ेगा और ये राशि भी बढ़ेगी, और ये जो पैसा है इस पैसे में तो क्या होगा कि जब कभी लगा तो उसको बेच भी सकता है, कुछ और भी कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है कैसे बेचे जाएंगे ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको आ गई होगी समझ में। यहाँ तक समझ में आया तो हम बढ़ेंगे अब आगे, और हमने किस किस के बारे में जान लिया अभी तक, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर के बारे में ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हम चर्चा करेंगे बैंक दर के बारे में। देखिए, बैंक दर को समझना कठिन नहीं है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देती हैं, और जब आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजार में पैसों की आपूर्ति कम करना चाहे तो बैंक दर को बढ़ा देती है ताकि उधार लेना सभी उधारकर्ताओं के लिए महंगा हो जाए। कुल मिला के एक तरीके सिंपल समझिए कि कोई भी अगर आरबीआई जो है किसी भी बैंक को, फॉर एग्जांपल एसबीआई है, इसको अगर लोन देगी यहाँ पर, तो उस लोन के लिए जो दर रहेगी उस दर पर जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, बैंक दर कहलाएगा। ओके, लेकिन आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये तो रेपो रेट भी था, आपने हमको समझाया रेपो रेट में भी तो यही हो रहा था कि जब किसी बैंक को लोन लेना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो रेट लगता था उसे कहते हैं रेपो रेट, और आप अभी कह रहे हो कि अगर आरबीआई लोन दे तो भी वह रेट बैंक दर। तो बैंक दर और रेपो रेट में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क आपको यहाँ पर मिलेगा बॉक्स में, और यही इंपॉर्टेंट फ़र्क दिखाता है कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं, लेकिन रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई से अल्प अवधि के ऋण लिए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जब लंबे टाइम के लिए, मान लिया कि एसबीआई है, एसबीआई को आरबीआई से 10 साल के लिए लोन लेना है। ओके, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, तो यहाँ पर लगेगा बैंक दर, कि क्या लगेगा, बैंक दर, जो कितना है वर्तमान में 4.25। और अगर एसबीआई है उसे लेना है सिर्फ 5 महीने के लिए लोन, या बहुत कम, अब ये समय कितना होगा ये तो वही डिसाइड करता है आरबीआई। तो यहाँ पर अगर एसबीआई को मान लेते 5 महीने के लिए या 4 महीने या 10 दिन के लिए भी लोन लेना हो, तो आरबीआई से जो लोन लेगा और आरबीआई उस पर जो ब्याज दर लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। ओके, तो यही फ़र्क है। एक चीज़ याद रखिए कि रेपो की वर्तमान में रेट 4 है, जबकि बैंक दर की रेट 4.25।
ये दर्शाता है कि अगर लंबे टाइम के लिए लोन लिया तो ज़्यादा चुकाना पड़ेगा और शॉर्ट टाइम के लिए लोन लिया तो ब्याज दर कम लगेगी। तो ये चीज़ होती है। और ऐसा भी है कि जो बैंक दर है उससे नीचे कोई भी बैंक अपना लोन किसी भी आम नागरिक को नहीं दे सकता। ये भी आप बात ध्यान रखें कि जो बैंक दर होती हैं, इस बैंक दर से नीचे की राशि पर भी कोई भी लोन कोई भी जो बैंक है ना, फॉर एग्जांपल ये बैंक है, तो इसको अगर किसी को भी लोन देना है वर्तमान कंडीशन में तो 4.25 की रेट से तो नीचे किसी भी आम नागरिक को नहीं दे सकता है। एक तरीके से ये बाउंड्री लाइन भी होती है बैंक दर, जो ये डिसाइड करती है कि इससे नीचे का लोन नहीं दिया जा सकता। अब मैं यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक फाइनल कंक्लूजन पर हम पहुँचेंगे। अगर आपको पिछले 2 वीडियो के लेक्चर और यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं तो जो आगे मैं समझा रहा हूँ उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, मौद्रिक नीति में ये पॉइंट थे रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR और बैंक दर, ये हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर इस पर एक जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो समझिए आप। कॉमन फैक्टर ये कि अगर इन सब के रेट है ना, रेपो दर है, इसके अलावा रिवर्स रेपो दर हैं, इनके अलावा CRR, SLR और बैंक दर, अगर इन सब के रेट क्या हो, डाउन हो, क्या हो, इन सब के रेट अगर डाउन हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो लोन है ओके, वे लोन क्या होंगे, ज़्यादा बिकेंगे। अब ये ज़्यादा क्यों बिकेंगे ये आप सबको अच्छे से पता होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात, इन सब के रेट देख लीजिए। अगर रेपो रेट कम हुआ है ना, नीचे कम होगा, तो जो आम नागरिक को लोन देंगे उस पर भी दर क्या लगेगा, कम होगा। रिवर्स रेपो कम होगा तो बैंक अपना पैसा RBI के पास में नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई अच्छा खासा ब्याज नहीं लगेगा। CRR यानी कि बहुत कम पैसा उन्हें RBI के पास में रखना पड़ेगा। सेम ऐसा ही SLR यानी कि इसमें भी बहुत कम राशि RBI के पास में रखनी पड़ेगी। और बैंक दर यानी कि जो 4.25 है वर्तमान में 3 हो जाए तो ये बैंक दर नीचे, यानी कि कुल मिला के जितने भी लोन बटेंगे वह बहुत ही कम बैंक दर पर बटेंगे। और बहुत कम बैंक दर पर बटेंगे तो क्या होगा, लोन ज़्यादा बटेंगे। और लोन ज़्यादा बटेंगे तो मार्केट में क्या आएगा, पैसा आएगा। और मार्केट में पैसा आएगा तो क्या होगा, महंगाई भी बढ़ेगी। हालांकि अगर महंगाई भी बढ़ेगी तो विकास भी ज़्यादा होगा, और विकास भी ज़्यादा होगा तो रोजगार यहाँ पर जनरेट होगा। कुल मिला के मैं जो आपको एक कॉमन फैक्टर समझाना चाहता हूँ वो ये कि मौद्रिक नीति में कुल मिला के ये बात निकल कर आती हैं कि अगर इन सब के रेट एक साथ क्या किए गए, नीचे किए गए, डाउन किए गए, इन सब के एक साथ, इसमें कोई अलग अलग फर्क नहीं। अगर इन पांचों के रेट मौद्रिक नीति में डाउन किए गए, यानी कि ये समझ लीजिए कि देश में महंगाई बढ़ने वाली है, तो इसका मतलब ये भी है कि देश में अब रोजगार भी बढ़ने वाले हैं और देश में क्या होने वाला है, विकास भी बहुत अच्छे से होने वाला है। और विकास और महंगाई का बहुत अच्छे से कनेक्शन। लेकिन पूरा मामला हो अगर उल्टा, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, बैंक दर सारे की रेट बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो लोन है वह बटेंगे कम। और लोन कम बटेंगे तो बाजार में क्या होगा, पैसा जाएगा कम। बाजार में पैसा कम जाएगा तो मांग भी कम होगी, मांग कम होगी यहाँ पर तो रोजगार भी कम होगा, और रोजगार कम होगा तो देश का विकास नीचे होगा। कुल मिला के मौद्रिक नीति पर देश का विकास काफ़ी हद तक निर्भर करता है। और आपको पता होगा कि अभी हमारे देश की GDP बहुत नीचे चल रही है, वर्तमान में लगभग 4%, में सत्यता के साथ में कहूँ तो इतनी ही GDP विकास दर है। तो आप अभी देखो, और चाहे तो आप गूगल से कंपैरिजन कर लेना, पिछले 10 साल के मुकाबले 2011-12 के मुकाबले जहां पर रेपो दर 8% पे था वो आज 4% पर है। और बाकी इन सब के रेट अभी सरकार ने कम कर दिए हैं। सरकार यानी कि RBI कम करने के पीछे एक ही कारण है कि अभी रोजगार नहीं है, देश की GDP कम हो गई है, तो मार्केट में पैसा जाएगा, महंगाई बढ़ेगी ये तय है। लेकिन महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार भी क्या होगा, बढ़ेगा, और देश की GDP भी ग्रो करेगी। अब मौद्रिक नीति का जो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो फाइनली अब आप ये चीज़ भी समझ जाएंगे कि कुल मिला के अब मौद्रिक नीति, जो अगर आपके पास प्रश्न आता है कि मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति आप पहले शुरुआत में जो मैंने शुरू में इस क्लास के स्टार्टिंग में जो एक बॉक्स में बताया था मौद्रिक नीति क्या होती है, उसके बाद ये पॉइंट आपको बताने रहेंगे कि मौद्रिक नीति का किसी देश की अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार से फर्क पड़ता है। और उसके बाद आपको रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इन 5 का भी वर्णन करना रहेगा
कि इनके कारण ही मौद्रिक नीति जो देश की हैं वह बदली जा सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। अब एक एक पॉइंट देखिए। मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसे डिटेल में समझाना होगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR और बैंक दर, इन पांचों के माध्यम से पैसे को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, कम ज़्यादा करके। तो कैसे करेंगे हम? अगर ये सब रेट हाई हो गए, स्वाभाविक सी बात है मार्केट में पैसे की आपूर्ति कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कि मौद्रिक नीति से कई मकसद साधे जा सकते हैं। इसमें महंगाई पर अंकुश, कीमतों में स्थिरता, टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना और रोजगार के अवसर तैयार करना। तो पिछली साइड में इन सब का कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ बता दिया है कि महंगाई अगर कम करना हो तो सारे रेट हाई कर सकते हैं, इसके अलावा रोजगार बढ़ाना हो तो इनके रेट कम कर दो। ये सब कनेक्शन जुड़ा हुआ, तो मौद्रिक नीति ही तय करती है कि देश में रोजगार कम ज़्यादा होंगे, विकास कम ज़्यादा होगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर बैंक के कैश रिजर्व रेशो या ओपन मार्केट ऑपरेशन से सीधा असर डाला जा सकता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ और मुझे लगता है आप आसानी से समझ पाएंगे। ओपन मार्केट में आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नरम रुख रखने पर RBI मौद्रिक नीतियों में ब्याज दरों को घटाता है। इससे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ने का रास्ता खुल जाता है और बाजार में नकदी बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको आसानी से क्या होगा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। पीछे जो मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है वही बातें यहाँ पर आपको एक तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो जब केंद्रीय अपना कठोर रुख अपनाता है केंद्रीय बैंक, तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, नकदी घट जाती हैं। इससे उत्पादन और खपत दोनों पर विपरीत असर होता है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो कुल मिला के इन सब के रेट हुए हाई तो लोन मिलेंगे कम तो मार्केट में जाएगा पैसा कम, और पैसा कम तो रोजगार कम तो इकोनॉमी डाउन। और यहाँ पर क्या करेंगे, सब उल्टा कर देंगे। ब्याज दर को घटाएंगे तो सारा का सारा जो मैंने इसमें बताया इसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति में किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है, ये उसके थे 5 पॉइंट। लेकिन फिर भी कुछ बातें और बच जाती है, वो ये कि मौद्रिक नीति समिति की भी हम चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में भी आप एक छोटी जानकारी रख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा एक गठित समिति है और जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। और RBI के अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण नवगठित मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया गया। यानी कि पहला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था ब्याज दरों को घटाने बढ़ाने का, ये किसके हाथ में था, तो पूरी तरीके से RBI के हाथ में था। लेकिन RBI के अंतर्गत ही एक अलग से समिति बना दी है और इस समिति के बनने के बाद से RBI जो मेन चेयरपर्सन है वो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। समिति बनी हुई है जिसके सदस्य सरकार ही नॉमिनेट करती है और वही सदस्य डिसाइड करते हैं कि दर घटेगी या बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम थोड़े से उपकरण की बात करें, फाइनली थोड़ा और व्यवस्थित में जाऊं तो मौद्रिक बाजार को नियंत्रित करने के लिए RBI 2 प्रकार के उपकरणों को अपनाता। 5 पॉइंट तो वो थे ही सही, वो इसके अंतर्गत भी आएंगे। लेकिन RBI का एक व्यवस्थित उपकरण हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है मात्रात्मक उपाय, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? मुक्त बाजार संचलन, नगद आरक्षित अनुपात और बैंक दर। यानी कि जो मात्रात्मक उपाय है, यानी कि मात्रा को नियंत्रित करना हो, पैसे की मात्रा को नियंत्रित करना हो, तो इसके लिए आते हैं मात्रात्मक उपाय, जिसमें 3 पॉइंट हैं: मुक्त बाजार संचालन, नगद आरक्षित अनुपात और बैंक दर। अब ये दोनों तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनसे कैसे पैसा कंट्रोल होगा वो भी मैं बता चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा मुक्त बाजार, और इसे कहते हैं ओपन मार्केट। ये अभी थोड़ी देर पहले टर्म आई थी और मैंने कहा था आगे समझाऊंगा, तो ये वही है। अब इसमें क्या होता है वो समझिए आप। मुक्त बाजार संचालन में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसे कहते हैं। इस पद्धति के तहत RBI मुक्त बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की खरीद बिक्री करता है। जब RBI मुद्रास्फीति या बाजार में पैसे की आपूर्ति कम करना चाहे
तो सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को वित्तीय संस्थान को बेच देता है। अब कैसे, आरबीआई भी क्या करता है, अगर मार्केट में पैसा कम करना हो तो ये एक और अच्छा ऑप्शन होता है। कैसे, इसको समझिए। मान लेते हैं कि आरबीआई ने एक बॉन्ड जारी किया, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, मार्केट से अगर पैसा उठाना हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया आइडिया होता है, आरबीआई क्या करेगा, एक बॉन्ड जारी करेगा। उस बॉन्ड में कहेगा कि आप हमें भी 10 लाख रुपए दीजिए, हम आपको एक बॉन्ड देंगे और 2 साल बाद वापस से हम आपको देंगे 11 लाख रुपए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी अमीर जो व्यक्ति हैं वह यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्योर होता है। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर निवेश करना चाहे तो निवेश करने के लिए 2 सबसे सुरक्षित जगह होती हैं, एक तो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक और दूसरा होता है सोना, ठीक है। और सोने की भी मैं बात करूँ तो इससे ज़्यादा ये श्योरिटी होती है। अगर किसी भी देश का, जैसे कि कुछ टाइम पहले फेडरल बैंक रिजर्व ने अपने वहाँ की ब्याज दरों को सिर्फ 0.5% बनाया था, दुनिया भर का पैसा उठकर अमेरिका में चला गया था, क्योंकि वहाँ पर इतनी ब्याज दर भी बहुत रखती है। और ये अगर मैं 10 लाख करोड़ रुपए जमा करूँ तो उसकी 0.5% ब्याज दर तो बहुत है। तो इसमें क्या करता है कि जब आरबीआई को लग रहा है कि मुझे मार्केट से पैसा उठाना है तो ऐसे बॉन्ड जारी करता है और कहेगा कि जो अभी हमें 10 लाख रुपए देगा उसे 2 साल बाद हम 11 लाख रुपए देंगे। अब यहाँ पर 2 साल में पड़े पड़े अगर 1 लाख रुपया किसी का बन रहा है तो वो कोई टेंशन नहीं लेता है, वो शेयर मार्केट बिजनेस खोलने इससे बढ़िया क्या करेगा, बाकायदा वो जाएगा आरबीआई के पास में, उसका बॉन्ड लेगा, उनको देगा 10 लाख रुपए और बॉन्ड अपने पास रख लेगा। ऐसे में क्या होती है कि बहुत सारे लोग जो बिजनेस खोलना चाहते हैं वे बिजनेस ना खोल कर, क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास जब पैसा आता है तो वो निवेश करता है, निवेश करने के तरीके ढूंढता है। ऐसे में क्या करेंगे कि वो सारे के सारे क्या करेंगे, आरबीआई के बॉन्ड खरीदने लग जाएंगे। तो पैसा जो वो एक बिजनेस खोलना चाहते थे, जो इंडस्ट्री खोलना चाहते थे, वह ना खोलकर क्या करेंगे, आरबीआई के पास में जमा कर देंगे। अब जो पैसा मार्केट में जाना चाहिए था वो किसके हाथ में आ गया, आरबीआई के हाथ में आ गया। और हमने पीछे स्लाइड में क्या पढ़ा कि अगर आरबीआई को मार्केट में पैसे की आपूर्ति कम करना हो तो वो क्या करेगा, ऐसे ही सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी जारी करेगा। और ये ट्रेजरी जारी करके क्या होगा, लोगों का, जो बड़े लोग हैं उनके निवेश राशि अपने पास ले लेगा, मार्केट में पैसा उठकर अपने आप क्या होगा, इनके पास आ जाएगा। इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके माध्यम से समय समय पर ये करते रहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और 2 उसके बैंक दर और एसएलआर तो आपको क्लियर होगा इसे। आगे हम बात करेंगे, ये तो हमने चर्चा करी मात्रात्मक उपाय की। नेक्स्ट है गुणात्मक या चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय। अब इसको समझिए, इसमें 3 प्रकार है, ऋण मार्जिन में बदलाव, क्रेडिट राशनिंग और नैतिक प्रत्यानयन। यहाँ पर इन कीवर्ड को देखकर आप बिल्कुल मत घबराइए, समझ में आपको आसानी से आ जाएंगे। मतलब एक तरीके से तो मात्रात्मक रूप से यानी कि पैसों की मात्रा कम करना, दूसरा गुणात्मक यानी कि थोड़ा सा अलग तरीके से आइडिया लगाना या कुछ ऑप्शन आपके पास चूज करने का, वो कर सकते हैं। इसको समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कि पहला है क्रेडिट राशनिंग। तो यहाँ पर क्या है, इस पद्धति में यानी कि जब महंगाई बहुत हाई हो रही हो, और महंगाई जब हाई होगी तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, यानी कि आरबीआई को मार्केट से पैसा कम करना पड़ेगा। तो इस पद्धति में ऋण सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को दिया जाए जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि उत्पादक उधार देना होते हैं। अन्य उपाय में धन आपूर्ति की जांच के लिए सीमा को बढ़ाने के बाद अन्य ऋण पर ब्याज दरों का निर्धारण। कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि सरकार अभी की कंडीशन में, वर्तमान की बात करूँ जो वीडियो बना रहे हैं, सरकार लोन बहुत बांट रही, ऐसे ही बांट रही है। यहाँ पर सरकार चाहती है कि लोगों की जेब में पैसा जाए, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगी कि एक तरीके से इंस्ट्रक्शन जारी करेगी और कहेगी कि अब लोन देना बहुत कम कर दीजिए, बैंकों को इंस्ट्रक्शन जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पर ज़रूरी हो, जैसे कि लो इस्पात उद्योग हो गए या कच्चा तेल इस्पात हो गए, जैसे कि अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा, या आप अपना छोटा कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उस वक्त ज़रूरी है वहीं पर लोन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर लोन देना भी आपकी दुकान के लिए तो यहाँ पर जांच सीमा बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत पूछताछ के पश्चात में ही आपको लोन मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आप वैसे दुकान नहीं खोलेंगे, और दुकान खोलेंगे नहीं तो वहाँ पर रोजगार मिलेगा नहीं, फिर पैसा जनरेट होगा ही नहीं। यानी कि अपने आप मार्केट से फिर क्या होगा, जब लोन कम होने लग जाएंगे तो मार्केट में पैसा भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा।
इसके अलावा ब्याज की दरों का भी वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, बहुत हाई कर देते हैं, ताकि लोन क्या कर सके, हर कोई नहीं ले पाए। तो इसे कहते हैं हम क्रेडिट राशनिंग। इसमें क्या होगा, गिने चुने क्षेत्रों में ही क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, ऋण मार्जिन में बदलाव। अब ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम। देखिए, इस विधि के तहत बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति के मान में कुछ प्रतिशत तक ही ऋण देते हैं। गिरवी रखी गई संपत्ति और दिए गए ऋण की धनराशि के बीच का अंतर मार्जिन कहलाता है। आप कभी भी अगर लोन लेने जाएंगे तो आप ऐसा मुंह उठा के जाएंगे तो लोन आपको कभी नहीं लेंगे। आपको अपने दुनिया भर के तो कागज उनको देने पड़ेंगे कि आपके पास इतनी ज़मीन है, इस ज़मीन की वैल्यू इतनी होगी, इसके अलावा आपको जो लोन दिया जा रहा है, ठीक है, इसके अलावा रेफरेंस किसका मिल रहा है। यानी कि अगर आपको लोन दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आप कभी भाग जाएं तो बैंक आपकी जितनी भी ज़मीन है उनको जब्त करके अपना लोन पूरा पुख्ता कर सके। और लोन अगर आपको जो दिया जाएगा उसमें उसके बदले आपकी चाहे ज़मीन हो, आपके घर की संपत्ति हो, उसकी राशि उस लोन से हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए, बराबर नहीं होती। तो एक तरीके से आप जो कागज़ दे रहे हैं वो कागज़ आपने क्या कर रखे, गिरवी रख रखे, मतलब होता तो नहीं है लेकिन एक तरीके से आपके घर सारे क्या हैं, लोन के रूप में गिरवी ही पड़े। अगर नहीं चुका पाए तो उठा के ले जाएंगे, यानी कि ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। जैसे अक्सर आपने ट्रैक्टर का देखा होगा, ट्रैक्टर बहुत सारे किसान लाते हैं, किस्तें ना चुकते तो ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं। वैसी कंडीशन में जो सारा गिरवी होता है, इसमें क्या होता है कि पहले जहाँ पर, मैं उदाहरण समझाता हूँ कि पहले जहाँ पर अगर आपको 10 बीघा ज़मीन, ठीक है, रखने पर 5 लाख का लोन आरबीआई या कोई भी बैंक दे देता था, अब यहाँ पर इस 10 बीघा ज़मीन पर आपको लोन मिलेगा सिर्फ 50,000 रुपये। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप लोन लेने जाएंगे, बिल्कुल नहीं लेने जाएंगे। तो गिरवी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर की चीज़ें क्या है, जैसे कि पहले होता था सोनार की दुकान पर गांव के लोग बहुत सारे, या ऐसी फिल्मों में आपने देखा होगा कि वे क्या करते थे, बहुत सारी राशि या कुछ अपने धन वगैरह गिरवी रखते थे, और कुछ गिरवी रखते थे तो उनको वहाँ पर कुछ पैसे मिल जाते थे। ऐसे ही बैंक में आपको बहुत सारे कागज़ देने पड़ते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि ऋण मार्जिन में बदलाव, यानी कि पहले जहाँ पर आपको 5 लाख का लोन मिल रहा था उसी कागज़ पर आपको मिलेगा 50,000 का, और इस 5 लाख और 50,000 के अंतर को हम क्या कहेंगे, ऋण मार्जिन कहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर भी लोन कम होने लग गया, फिर लोग क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में आपूर्ति कम हो जाएगी। और तीसरा और लास्ट पॉइंट, नैतिक प्रत्यायन। तो नैतिक प्रत्यायन तो सिंपल है यहाँ पर कि नैतिक प्रत्यायन में आरबीआई निर्देशों के अनुरूप वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के अग्रिम भुगतान करने के लिए मनाता है, और इस विधि के तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से देश में धन आपूर्ति प्रबंधन में सहयोग मांगता है। एक तरीके से इसमें तो कोई नियम नहीं होते लेकिन नैतिकता होती है। आरबीआई चाहता है कि आपसे जो भी लोग लोन ले रहे हैं उनको कहें कि लोन की किस्तें टाइम पर चुकाएं, और हो सके तो आपने 5 तारीख दे रखी तो 1 तारीख को ही क्या करें, अपनी किस्त जमा दें, ताकि इससे क्या होगा कि बैंकों का लोगों पर भरोसा बना रहेगा और एक तरीके से अग्रिम भुगतान कर पाएँ। हर महीने को अगर आपको 10,000 रुपये किस्त के रूप में जमा करवाने, और अगर आपको लग रहा है 20,000 है तो 20,000 जमा करवा दीजिए। कुल मिला के इसके तहत एक नैतिकता होती है कि बैंक के नैतिकता के रूप में जो भी जिससे भी लोन लिया हो उससे क्या करे, अग्रिम भुगतान करवा ले, ताकि मार्केट में क्या हो, कम पैसा हो। क्योंकि किस्तें दे रहे हैं तो किस्तें भी तो कहीं तो खर्च होती होगी। अगर आप किस्तें आज जमा करवाते हो, नहीं करवाएंगे तो कहीं तो खर्च होगी, तो मार्केट में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ मैं यहाँ तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हम चीज़ें पढ़ रहे थे, और मैं इतनी आशा करता हूँ कि आपको भारतीय बैंकिंग प्रणाली अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गई होगी, और ख़ासकर इसमें जो आरबीआई कैसे फंक्शनल रूप में काम करता है वो भी आपको आया होगा समझ में। तो कुल मिला के इसमें एक ही चीज़ है, मांग और पूर्ति, और किस प्रकार से मौद्रिक नीति के ज़रिए आरबीआई अपनी मांग और पूर्ति जो होती हैं उस मांग और पूर्ति को कंट्रोल करता है। ये चीज़ें आपको आ गई होगी अच्छे से समझ में। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसको समझ पाए होंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। एंड अदर देन क्वालिटी मीन्स पीएस। धन्यवाद।